अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द बेलारूस। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारा सेटअप जो है वो बेलारूस में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में भी है। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो हमसे रब्ता करते हैं कि फ़ान भाई हमने बेलारूस आना है, तो आप हमें कैसे असिस्ट कर सकते हैं। देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बेलारूस का टूरिस्ट वीज़ा जो है वो पाकिस्तानी क्या तमाम एशियंस के लिए बंद किया हुआ है। पहले इंडियंस के लिए बेलारूस का वीज़ा ऑन अराइवल था, अब वो भी बंद है। उनको भी बाकायदा वीज़ा लेना पड़ेगा, और वो भी बिजनेस वीज़ा लेना पड़ेगा। अब ये वीज़ा बंद होने की रीज़न क्या है टूरिस्ट वीज़े की? क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बेलारूस जाते थे, और फिर वो आगे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके शंजन चले जाते थे। और जो शंजन स्टेट्स हैं लाइक पोलैंड, लिथुआनिया, लटविया, ये तीन शंजन स्टेट्स जो है वो बेलारूस के साथ लगती हैं। तो ये बेलारूस का वीज़ा लेते थे, बेलारूस गए और आगे बॉर्डर क्रॉस किया, शंजन जोन में घुस गए, आगे जिधर मर्जी चले जाए। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो टूरिस्ट वीज़ा हमारा बंद कर दिया हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से जो है वो बिज़नेस वीज़ा लग रहा है। तो बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको अपने आप को एज अ बिज़नेसमैन जो है वो शो करना पड़ेगा। अब बिज़नेसमैन आप अपने आप को कैसे शो कर सकते हैं? आपको जो है वो बिज़नेसमैन शो करने के लिए आपके नाम पे पाकिस्तान में कोई ना कोई कंपनी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जो कंपनी आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी पाकिस्तान के अंदर, लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, एफबीआर में या एससीसीपी में, आपको उसके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपके एनटीएन टैक्स रिटर्न्स, और आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी पर्सनल है तो भी चल जाएगी, अगर कंपनी अकाउंट है तो भी यूज़ हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप बेलारूस का बिज़नेस वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनविटेशन लाजमी चाहिए होगा। तो इनविटेशन अगर आपको चाहिए तो हमारी कंपनी जो है वो आपको असिस्ट कर देगी। आपकी जो कंसर्न, आपकी जो फील्ड है बिजनेस की, उसी से रेलेवेंट कंसर्न कंपनी का इनविटेशन जो है वो आपको फाइंड करके दे दिया जाएगा। और इसके बाद आप एम्बेसी जाएंगे F64 में, वहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करें। अर्जेंट वीज़ा जो है वो एक दिन बाद आपको मिल जाएगा, और नॉर्मल जो है वो आपको एक वीक के बाद जो है वो मिल जाता है। तो वीज़ा रेशो ओवरऑल अच्छी है अगर आपका इंटरव्यू ठीक हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर उनको शक ना पड़े इस बात पे कि ये लोग जाएंगे और आगे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वो वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देते हैं। तो ये टोटल बेलारूस का है। अब कुछ लोग ऐसे रब्ता करते हैं कि इरफान भाई वो डन बेस पे करवाएं जी, टिकट भी आप लेके दें। भाई मेरे एम्बेसी ने आपको रिफ्यूज़ भी करना है ना, तो भी उन्होंने फ़ीस लेके करना है। विदाउट फ़ी वो आपको रिफ्यूज़ भी नहीं करते, वीज़ा देना तो दूर की बात है। ठीक है। सो इट्स नॉट अ डन बेस और नॉट अ रीच बेस ऑप्शन। वी आर अ कंसल्टेंट नॉट एजेंट, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो काइंडली हमसे वही लोग रब्ता करें जो समझते हैं कि यार कंसल्टेंट का काम क्या है, कंसल्टेशन होती क्या है, और इन्होंने हमारे लिए क्या करना है। ठीक है। हमारा काम आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करके देना है, आपको एम्बेसी तक पहुंचाना है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो एम्बेसी का होगा, वो हमारा नहीं है। ठीक है। और किसी भी कंट्री का वीज़ा जो है उसका जो फाइनल अल्टीमेट डिसीजन है वो एम्बेसी ही करती है, कोई एजेंट नहीं करता। और वीज़ा लेने के लिए कोई लाखों रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने एम्बेसी फ़ीस देनी है, और जो कंसल्टेंट की फ़ीस है वो आपने पे करनी है। तो उसके ऊपर आपका वीज़ा जो मैक्सिमम है लग जाता है। और जो लोग समझते हैं वो ऐसे ही करते हैं, और जो नहीं समझते हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी एजेंटों के पास जाते हैं। अब देखें, ऐसी ऐसी कम्युनिटी पाकिस्तान में स्पेशली, खैर यूरोप में बेलारूस में हम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो ऐसा इशू हमें नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि ये लोग समझदार हैं, इनको पता है कि कंसल्टेंट का काम क्या है। पाकिस्तान से ऐसे लोग रब्ता करते हैं, कहते हैं जी हमने वैसी फ़ीस भी नहीं देनी, वो भी आपने अपने पास से देनी है, और उसके बाद फिर हम आपको जो है वो पेमेंट करेंगे। तो ब्रदर, ज़रूरत नहीं है हमसे रब्ता करने की। ऐसे में आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा भी टाइम वेस्ट करते हैं। सो अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक किसी भी कंट्री का आप अप्लाई करते हैं, आपने एजेंट जो है वो आपसे अगर 20 लाख रुपया मांग रहा है, 10 लाख रुपया मांग रहा है, उन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में रखें। अगर आप वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट निकालें, और उसके बाद आप अपनी फ़ाइल रेडी करें, वैसे ही चले जाएं, दैट्स ऑल, आपका वीज़ा लग जाएगा। अब ये होता है कि एजेंट जो अच्छी कहानी डालता है ना पाकिस्तानियों को, क्योंकि मुझे हर उस बंदे ने रब्ता किया है, और हर बंदे ने यही बताया कि यार कोई कह रहा है हमारे 2 दफ़ा पहले वो पैसे खा गया, कोई 3 दफ़ा खा गया, कोई 1 दफ़ा खा गया। और ये उन एजेंटों ने उनसे पैसे खाए जो उनको एम्बेसी तक भी नहीं लेके गए। लाइक बंदे उठाए, उनसे बोला कि जी डन बेस पे इतने पैसे आप एडवांस दे दें, बाकी पैसे वीज़ा लगने के बाद होंगे, ये कागजात दे दें।
फिर एट द एंड रिजल्ट ये होता था कि वो चले जाते थे। और अल्टीमेटली फिर वो बंदा उस एजेंट के पीछे, हाँ जी आपका काम आज हो रहा है कल हो रहा है, 6 6 महीने हो गए हैं। बेलारूस का टोटल 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। एक हफ्ते में एम्बेसी वीज़ा दे देती है, एक हफ्ते में इनविटेशन आ जाता है बेलारूस से। 15 दिन के बाद आपको जो है वो यस नो का रिस्पॉन्स आ जाता है। या कोई लेट हो जाए किसी छुट्टी की वजह से तो 2 4 दिन और लग जाएंगे। और 20 दिन से ऊपर की गेम नहीं है। 6 6 महीने से लोगों के एजेंटों ने पासपोर्ट होल्ड किए हुए हैं, डन बेस के चक्कर में 2 2 लाख रुपया खा गए हैं। ठीक है। और उन लोगों को अभी तक एम्बेसी भी नहीं भेजा। चले कम से कम उनको एम्बेसी तो भेजे यार, कम से कम उनका वीज़ा लगे या रिफ्यूज़ हो। आपने 6 6 महीने उनके ज़ाया कर दिए हुए। ठीक है। और ये उन लोगों के ज़ाया हुए हैं जो डन बेस पे वीज़ा चाहते थे। मतलब कि हमें 100% वीज़ा चाहिए, डन बेस के ऊपर चाहिए, तो हमने पैसे जो है वो वीज़ा लगने के बाद देने हैं। अब नतीजतन क्या होता है कि जो उन्होंने 2 लाख दिया होता है उसकी फिक्र पड़ी होती है कि वो उसे वापस कैसे लेना है। तो एट दी एंड वो साल कोर्स अजीम करेगा, इनको 1 लाख दे देगा, 1 लाख फिर गायब हो जाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में आप अपना ही नुकसान करते हैं कि आपने जो एक वीज़ा आप एम्बेसी फ़ी के ऊपर गेट कर सकते हैं उसके ऊपर आपको लाखों रुपया ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है। तो ऐसा ना करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि आप एक कॉम्प्लिकेशंस में मत जाएं, आप एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ऊपर बिलीव रखें। तो जितना आप ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ऊपर बिलीव रखेंगे उतना जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अपनी फ़ाइल को रेडी करें, एम्बेसी की फ़ीस जमा कराएं और एम्बेसी जाएं और एम्बेसी के डिसीजन का वेट करें। सो होप फॉर द बेस्ट कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एक मैं छोटा सा वाक़या आपको और सुना दूँ। मुझे एक पेशावर से खान भाई ने रब्ता किया। उनको किसी ने 15 लाख रुपए में शंजन का वीज़ा लगा के दे दिया और वीज़ा जाली था। जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आया तो वहाँ FIA ने उसको अरेस्ट कर लिया। 8 महीने वो बंदा जेल में रहा। पीछे से उसका एजेंट भी जो है वो गायब हो गया। और फिर उसने कहा जी हमने 15 लाख दिया था, तो कर करा के हमने उसे 8 लाख जो है वो रिकवर किया और 7 लाख का हमारा नुकसान हो गया। तो एक बात ज़हन में रखें कि जब तक आप अम्बेसी खुद नहीं जाते हैं शेंजन के लिए, आपके बायोमेट्रिक लाजमी होते हैं। अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए बायोमेट्रिक करने के लिए नहीं गए हैं तो वो वीज़ा आपका फेक है, उस पर कभी भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप जाएंगे भी तो आप एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है वो नए प्रॉब्लम्स खड़े कर देंगे। सो ऑलवेज बिलीव ऑन द ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। हमेशा ये कोशिश करें कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दें वो ओरिजिनल होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं, आपको एम्बेसी बैन भी कर सकती है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ऊपर बिलीफ रखें, वो फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान से वीज़े लग रहे हैं लोगों के और लोग जा रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वीज़े नहीं लग रहे, लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक के लग रहे हैं। अपनी प्रोफाइल आप बिल्डअप करें। मीन जो आप एजेंटों को ऑफर कर रहे हैं 20 20 लाख 30 30 लाख रुपए, वो अपना बैंक अकाउंट खोलें, उसमें रख लें। कौन सा उस पर खर्चा आ रहा है, कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारी कम्युनिटी में थोड़ा तहम्मुल या सब्र नहीं है कि अगर US का अप्लाई किया है या किसी और कंट्री का तो उसमें थोड़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, नहीं कर सकते। लेकिन एजेंट उससे 3 गुना ज़्यादा इनका टाइम बर्बाद कर देगा, उससे 3 गुना ज़्यादा इनके पैसे बर्बाद कर देगा। फिर जाके उनको समझ आएगी और देन ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के ऊपर जो है वो बिलीव रखेंगे। तो अगर मेरा भाई आपसे ऑलरेडी किसी एजेंट ने इस तरह से पैसे खाए हैं, आपका टाइम बर्बाद किया है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपना भाई समझते हुए आप आएँ। मैं इंशाल्लाह आपको एक अच्छा मुखलिस मशवरा दूंगा, आपको एक अच्छा जो रोड मैप है, एक गाइडलाइन है, वो आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपना जो है प्रोफाइल पहले खुद तैयार करें, हमसे करवाएं या किसी भी कंसल्टेंट से करवाएं। ठीक है। आप एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को लेके चलें। अगर एक एम्बेसी फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे आपको रिफ्यूज़ कर देती है, देखो रिफ्यूजल आ जाना कोई बड़ा मसला नहीं है। वीज़े लगते भी हैं, रिफ्यूज़ भी होते हैं। मेरे बताते खुद वीज़े रिफ्यूज़ भी हुए हैं, लगे भी हैं। ठीक है। मेरे अपने, ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता कि वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता या वीज़ा लगता नहीं है। तो वो तो एम्बेसी ने वीज़ा देने, अब उनकी कंट्री की क्या पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से, उसी के ऊपर ही आप डिपेंडेंट है ना। अगर तो वो पाकिस्तान के बारे में उनका एक अच्छा लीनियंट पॉलिसी है, वो वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। अगर पाकिस्तान के बारे में उनकी उस वक्त पॉलिसी लीनियंट नहीं चल रही, अग्रेसिव है, वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे। भले आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, सारा कुछ है, लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं है पाकिस्तानियों को वीज़ा देना। सो आप
उस कंट्री की पॉलिसी, आपकी किस्मत, आपकी लक और आपके डॉक्यूमेंट्स, ये जब कंप्लीट होंगे तो देन होप फॉर द बेस्ट कि आपका जो है वो वीज़ा आपको ज़रूर ग्रांट होगा। तो आज के लिए यही था बस। कुछ दोस्त अब आप ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं कि यार डन बेस पे करवा दें सारी इन्फॉर्मेशन, ये करें वो करें, एट द एंड नहीं यार वो तो वैसे फ़ीस भी अपने पास से दें। भाई एम्बेसी ने आपको रिफ्यूज़ भी करना है तो भी उसने फ़ीस लेके करना है, बगैर फ़ीस के एम्बेसी आपको रिफ्यूज़ भी नहीं करेगी। ठीक है, तो मैं आपसे डन बेस पे कैसे बात कर सकता हूँ कि अब एम्बेसी डन बेस पे बात करती है तो ठीक है मैं भी कर लेता हूँ, वो नहीं करते तो मैं भी नहीं कर सकता। दैट्स वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंसल्टेंट का काम क्या है और उन्होंने आपको कैसे असिस्ट करना है, और अपने पैसे जो है वो एजेंटों के हाथ में आके लाखों जो है वो बर्बाद मत करें। उनको अपने बैंक में रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, अपनी कंपनी रजिस्टर करें, उसके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें और अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप जो है वो वीज़ा गेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फर्दर अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए अपनी कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, तो आप नीचे दिए गए लिंक से हमें रब्ता कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी